हेलो दोस्तों, मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसी सोनू पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 19 जनवरी 2017 सेकंड शिफ्ट के सीबीटी 2 पेपर को हम सोल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का पैटर्न होता है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। क्योंकि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उनमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके से पूछ जाते हैं, जो काफ़ी भारी वेटेज होता है। इसलिए हम इन 50 क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए देरी ना करते हुए चले शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जीके से। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो जीके से क्या है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, बालफरम नेशनल पार्क और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुंदर राष्ट्रीय उद्यान हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप ये रखिए कि याद कि जो राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन, इसमें बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर। ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि जो बालफाक्रम नेशनल पार्क है वो कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों, कहाँ पर पाया जाता है ये आप याद रखिए, ये मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में स्थित है। इसके अलावा कच्छ का रण आपको पता है, ये सफ़ेद रेगिस्तान भी इसको कहा जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। और इसके अलावा जो नामदफा नेशनल पार्क बचा है, ये आपसे पूछ जाए तो ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये ठीक ये हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा खालिस्तान में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। दोस्तों, इसका आंसर हमारा तेजस सही हो जाएगा। तेजस एक भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है जो तेजस है इसका निर्माण किसने किया था। दोस्तों, इसका निर्माण किया था HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, ये याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, हमारा आंसर इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा। देख सकते हैं माइनिंग इसको कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो नई जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के खालिस्तान से संबंधित है। दोस्तों, जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। जब भी आता हुआ प्रकाश जो धूल के कणों से टकराता है तो वह वहाँ पर फैल जाता है धूल के कणों से टकराकर। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। धूल के कणों से टकराकर फैलना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। इसके अलावा अब या आपसे ये पूछ जाए कि जो टिंडल प्रभाव है ये कैसा प्रभाव है। दोस्तों, ये एक रासायनिक प्रभाव नहीं होकर के क्या है? भौतिक प्रभाव है। ये आप याद रखिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये एक भौतिक प्रभाव है। ठीक है, जो टिंडल प्रभाव कैसा प्रभाव है? भौतिक प्रभाव है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। माइकल बेवन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो माइकल बेवन है ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्या है? क्रिकेटर हैं। और बाकी सभी क्या गोल्फ खिलाड़ी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, माइकल बेवन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। दोस्तों, जो वर्गीकरण किया जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का किस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो प्रसार भारती के अंतर्गत क्या क्या आता है? एयर यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्रसार भारती के अंतर्गत है। इसके अलावा दूरदर्शन का जो टैगलाइन है वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम टैगलाइन है किसकी? जो दूरदर्शन की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, ओबामा केयर किसको परिभाषित करता है? किफ़ायती के स्वास्थ्य सेवा को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूथ सेट है। दोस्तों, यूथ सेट है वो क्या है? ये
यूथ सैटेलाइट यानी कि एक उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो विमोचन किया गया था यानी कि लॉन्च 2011 में किया गया था। और आपसे ये पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने किया था, दोस्तों इसका निर्माण किसने किया था, इसरो, ठीक है, इसरो। और इसका निर्माण किया था रशिया ने, ठीक है, इसरो और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2016 का जापानी फुकुओका पुरस्कार में इन्हें किसे प्रदान किया गया था। दोस्तों ये जो पुरस्कार था AR रहमान को प्रदान किया गया था। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो AR रहमान है इन्हें 2009 में एक अन्य पुरस्कार कौन सा, जिसे हम कह सकते हैं ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था, ठीक है। और कब प्रदान किया गया था, 2009 में। और किसके लिए प्रदान किया गया था, इनका जो गाना था जय हो के लिए प्रदान किया गया था। और आपसे पूछा जाए जय हो किस फिल्म का गाना था, तो कौन सी फिल्म हो जाएगी, कौन सी, स्लम डॉग मिलीनियर, ठीक है, स्लम डॉग मिलीनियर, ये उसकी फिल्म थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से पूछा गया है। सरकार ने जिम्नास्टिक्स के लिए इन्हें 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों देख सकते हैं विश्वेश्वर आनंदी को सम्मानित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों ये कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये दो बिंदु होते हैं, इनके बीच में क्या, जब आवेश का स्थानांतरण करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अनंत से लेकर के किसी बिंदु तक अनंत से लेकर परिपथ के किसी बिंदु तक आवेश प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो विभव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब एक परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में आवेश स्थानांतरण के लिए कार्य किया जाएगा तो वो विभवांतर कहलाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा विभवांतर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। ये तो हम उसे ऐसे भी कर सकते थे कि कच्छ का रण, तो रण कहाँ पर है, गुजरात में है, जिसे क्या कहा जाता है, कच्छ के रण को सफ़ेद रेगिस्तान, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता, एक गुजरात सही हो जाता। खालिस्तान प्रपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्वचालित जो खुद भोजन बनाते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रपोषित होते क्या क्या है, परजीवी कौन होते हैं, परजीवी जो दूसरे जीवों के जीव द्रव्य से भोजन ग्रहण करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, ठीक है, दूसरों के जीव द्रव्य से भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो प्राणी समूह होता है ये भी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है, परपोषी पोषण लेते हैं ये भी, ठीक है। इसके अलावा जो मृत पोषित होते हैं, जो जीव मर जाते हैं उनको ही भोजन के रूप में ये उपयोग करते हैं, मरे हुए जीवों को। जैसे कि जीव मर जाते हैं उसके बाद अपघटन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कृषि अनुसंधान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ICAR है इसकी स्थापना कब की गई थी, दोस्तों ICAR की स्थापना कब की गई थी, 1929 में की गई थी, ठीक है। और कहाँ पर, नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। और इसे पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संस्थान, पूसा संस्थान के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना पहले अंग्रेज काल में किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। कब, 1905 में। और कहाँ पर की गई थी, बंगाल के अंदर की गई थी। लेकिन जो इसका आधुनिक स्वरूप है वो उसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ये जो हमारा ऑप्शन 1929 सही हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये नई दिल्ली सही हो जाएगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कैसी अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी, और जो अभिक्रिया खुद गठित होने के लिए ऊष्मा ग्रहण करती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब जो दो तत्व किसी अभिक्रिया में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, संयोजी अभिक्रिया कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है। इसके अलावा जब कोई भी अभिक्रिया में तत्व टूट जाता है उसके संयोजी कोणों में तो उसे क्या कहा जाता है, उसको अपघटन कहा जाता है। जैसे जल का अपघटन होएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है, जल का अपघटन होने पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को खालिस्तान गति कहा जाता है। दोस्तों भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण जो होता है वो क्रमांकन गति के कारण होता है, जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, एक क्रमांकुचन गति सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केज ऑफ एयर पोल्यूशन, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं जो खनन होता है उसके कारण भी धूल के कण उड़ते हैं, तो ये वायु प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कृषि गतिविधियाँ होती है उसमें भी हमें जो बचे हुए शेष भाग होते हैं उनको जलाना पड़ता है, तो वायु प्रदूषण होता है। और जीवाश्म ईंधन के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है इसके कारण क्या नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का उच्च न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। दोस्तों भारत का जो उच्च न्यायालय है किस दिन अस्तित्व में आया था, 28 जनवरी 1950 के दिन अस्तित्व में आया था। दोस्तों हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो कब अस्तित्व में आया था, तो निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। और जो भारतीय उच्च न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसके अलावा आप ये याद रखिए जो भारतीय उच्च न्यायालय के हैं जो वर्तमान जो न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है। दोस्तों वर्तमान न्यायाधीश है वो 48वें नंबर के हैं और उनका नाम क्या है, एन वी रमन्ना। ठीक है, ये याद रखिए, एन वी रमन्ना उनका नाम है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले जो 47वें नंबर के थे उनको क्या नाम था, तो उनका नाम था दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। इसके अलावा इससे पहले जो 46 नंबर के थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था रंजन गोगोई। तो ये 3 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे लास्ट एक और पूछ ले तो 45 नंबर का कौन है, तो 45 नंबर के थे दीपक मिश्रा। ठीक है, ये चारों आप याद रखिए। 48 नंबर के जो वर्तमान में एन वी रमन्ना, उससे पहले कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े, और उनसे पहले रंजन गोगोई थे, और उससे पहले 45 नंबर के दीपक मिश्रा थे। ठीक है, इसके अलावा आपसे यह पूछा जाएगा भारत के जो पहले सीजेआई थे वो कौन थे, तो दोस्तों पहले सीजेआई कौन थे, एस जे कानिया। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे यह पूछूं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। किसके, मैं भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सुकुमार सेन। ठीक है, और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुशील चंद्रा। ठीक है, हाल ही में सुशील चंद्रा इसके अध्यक्ष बने हैं। और इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे हमारे, उससे पहले थे सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा इससे पहले थे। ठीक है, और सुनील अरोड़ा से भी पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वो कौन थे, वो थे ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश। तो वर्तमान में सुशील चंद्रा, उससे पहले सुनील अरोड़ा, और उससे पहले ओम प्रकाश। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश ऊर्जा से पानी के विखंडन की जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश अपघटन कहा जाता है, फोटोलिसिस। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रकाश अपघटन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है नील्स हेनरिक डेविड मोर, जो कि कैसे संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए इनका नाम क्या इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था, इसलिए केमिस्ट्री से संबंधित है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये किससे संबंधित नहीं है, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था कि 2016 में जो पेपर आयोजित हुआ था और तो पूछ कब कराया, 2013 में किसने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है, उस समय 2 नंबर सही हो जाता है, डॉक्टर एस.सी. जमीर। ठीक है, इसके अलावा आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सॉरी मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के, नवीन पटनायक वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन, नवीन पटनायक। इसके अलावा से पूछा जाए कि ओडिशा में जो विधानसभा सीट कितने हैं, वो 147 है। इसके अलावा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वहाँ पर, तो एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क आप याद रखिए क्योंकि बहुत एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछा जाता है, सिमली पार्क। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क भी महत्वपूर्ण है, भीतरकनिका। ठीक है, नेशनल पार्क। इसके अलावा जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, इसका नाम कौन सी, चिल्का झील, वो भी कहाँ पर स्थित है, वो भी उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का जो झील है इसके अंदर ही चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी होती है उसको अवसाद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। जो सिलिकॉन होता है वो क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, ये आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ऐसा ही होता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो दोस्तों अगला काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। तो देखिए साहित्य अकादमी है तो साहित्य को प्रोत्साहित करेगी, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल। देखिए सतत विकास का अध्ययन स्थल कौन सा होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कूद नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कूद नृत्य वो कहाँ, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ जाए कि दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है, एक तो डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा वूलर झील स्थित है। और जो वूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी मैंने उड़ीसा के बारे में बताया, तो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, चिल्का। ठीक है, इसके अलावा मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का कहाँ स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 डेजर्ट सर्किट हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों रेगुर मिट्टी है वो किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, और जो काली मिट्टी होती है किसके उत्पादन में सहायक होती है, कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक सहायक होती है। और जो कपास होता है उसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कैसा, सफ़ेद सोना, क्योंकि उससे सफ़ेद रंग की कपास का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ये याद रखिए, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। और जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पूरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान खालिस्तान का कुल मूल्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है एक वर्ष, एक देश के भीतर सभी तैयार माल की और जो सेवाओं की जो योग है वो क्या होता है, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का जो योग होता है वो क्या होता है, हमारा जीडीपी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन देखिए क्या क्या, प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार इसमें किया गया था। इसके अलावा जो 2 नंबर है द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी वस्तुएं उसका बहिष्कार भी इसमें किया गया था। और जो 4 नंबर है ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, ये भी किया गया था। ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने नाइटहुड की अप्युति यह इसी के अंतर्गत वापस त्यागी थी। ठीक है, इसके अलावा जो 3 नंबर ऑप्शन बच जाता है आम दंगे, ये भारतीय असहयोग आंदोलन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे यह पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब किया गया था, तो 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी समय महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन था इसे भी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही शामिल करने का घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिए, जो आम दंगे हैं वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे। और इसका जो बंद किया गया था असहयोग आंदोलन को, वो आम दंगे होने की वजह से ही इसे बंद किया गया था। कब, 1922 में क्या हो गया था, चोरा चोरी कांड हो गया था, जिसके अंतर्गत थाने के अंतर्गत कुछ सिपाहियों को जला दिया गया था। तो इसीलिए इससे परेशान होकर महात्मा गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी थी 1922 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो दांत का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। इसके अलावा जो इसकी जो कमर्शियल राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी, वो कौन सी है, कोलंबो। तो ये 2 आप फैक्ट याद रखिए, श्री जयवर्धनपुर उसकी राजधानी है, और जो उसकी जो व्यावसायिक राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, कोलंबो हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है, यानी कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह से संबंधित है,
वो क्या है दोस्तों, हमें पता है मंगलयान दूसरे ग्रह से संबंधित है, मंगल ग्रह से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा है कि मंगलयान को लॉन्च कब किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ भारत विश्व में पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 2013 में, ये याद रखिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? 3 नंबर मंगलयान सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है दोस्तों। कंप्यूटर में वर्कबुक होती है वो MS एक्सेल से संबंधित होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी एग्जाम में पूछ जाता है MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है दोस्तों? जो MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .xls। ठीक है, ये याद रखिए। इसके अलावा जो MS पावर पॉइंट होता है उसका क्या होता है? पावर पॉइंट का .pptx, ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है। जो MS वर्ड है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका MS डॉक्यूमेंट्स भी क्या बोल सकते हैं? MS डॉक्यूमेंट्स जो MS वर्ड इसका क्या होता है? .docx। ठीक है, ये इसके एक्सटेंशन नेम होते हैं, इनको याद रखिए, काफ़ी एग्जाम पूछ जाते हैं। MS एक्सेल का XLS और पावर पॉइंट का PPTX और जो MS वर्ड है उसका DOCX। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो दोस्तों किसमें? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में यदि सक्षम है तो कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में वो सक्षम हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध हिंद स्वराज 1909 में हिंद स्वराज जो पुस्तक है जो 1909 में लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, यानी किसके कारण स्थापित हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन? तो महात्मा गांधी जो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी उसमें व्याख्या की है कि भारत में जो भारतीयों में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में दोस्तों करंट अफेयर से पूछा गया था। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था खालिस्तान नाम से जानी जाती थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं, इसे मछली कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है दोस्तों, आपको पता होगा भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्यों होता है? संसद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है, संसद। इसके अलावा दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि भारत में जो लोकसभा है उसकी जो गठन कब होता है और राज्यसभा का गठन कब होता है? दोस्तों जो लोकसभा है उसका गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को उसका गठन हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को। और जो हमारी राज्यसभा थी उसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को याद रखिए, इसका 17 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत के जो पहले चुनाव कब हुए थे दोस्तों? जो भारत के पहले चुनाव कब हुए थे? 1951 और 52 में भारत के पहले आम चुनाव कराए गए थे। ठीक है, और उस समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, इसके अलावा जो ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, सरला, ये नाम याद रखिए, यानी कि से तो संसद। ठीक है, इसके अलावा रे से राज्यसभा और ले से लोकसभा। ठीक है, तो ये आपसे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो अनुच्छेद क्या है? इसका 79, इसका 80 और इसका 81। ठीक है, 79, 80, 81 ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। लोकसभा किस में? 81 नंबर अनुच्छेद में, राज्यसभा 80 में और ये 79, 79 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके प्रश्न के अनुसार क्या सही हो जाएगा? संसद सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने हेतु कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? Ctrl+C और V, यानी कॉपी पेस्ट Ctrl+C एंड V। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता। रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये नियम है रेलवे का, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाता? 4 सही हो जाता, बढ़ सकता है किराया। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? कबड्डी खालिस्तान राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है दोस्तों। जो राजस्थान है उसका आधिकारिक खेल नहीं है क्या? कबड्डी। ठीक है, जो इसके अलावा जो तमिलनाडु है, तेलंगाना है और जो पंजाब है, इनका आधिकारिक खेल कौन है? इसका कबड्डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
नेताजी सुभाष चंद्र क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, पटियाला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईसीआर का जो पूरा नाम है देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और कैसा लग रहा है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो अपने एंट्रिक्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और वे क्वेश्चन का पैटर्न समझ सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का खालिस्तान भाग होता है। दोस्तों कितना भाग होता है? वो 1/10 भाग होता है, 10वां भाग होता है कोरम। किसी भी मतलब सदस्य तक कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक होगी। और जब बैठक होगी तो उसे क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। ठीक है, कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता। गौरैया संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए गौरैया संरक्षण दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है, तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ है वो सिंगापुर में स्थित है, जो कि एक द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिंगापुर। ओजोन में ऑक्सीजन के खालिस्तान अणु स्थित होते हैं। दोस्तों तो ओजोन होती है उसमें ऑक्सीजन के 3 अणु स्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 3 अणु इसमें होते हैं, ऑक्सीजन में 3 अणु होते हैं, जो ओजोन में 3 अणु होते हैं इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो देखें दोस्तों, हम यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है मगरमच्छ, ये जल और पानी दोनों में रह सकता है। ठीक है, जल और पानी दोनों में रह सकता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 कछुआ, ये भी जल और पानी में रह सकता है, और मेंढक भी जल और पानी दोनों में रह सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है वो समुद्री घोड़ा, यानी कि एक मछली का नाम है, तो मछली सिर्फ जल में रह सकती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 भिन्न है, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, वन्य जीव गलियारों का संयोजन, जो भारत में जो क्या है बाघ हैं उनकी आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो जो वन्य जीव गलियारों का संयोजन किया जाएगा तो इससे वन्य जीव जो मृत्यु हो रही है उसमें कमी आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा देखें, उपलब्ध शिकारों में कमी की जाएगी, लेकिन कमी तो इसमें भी होगी, खतरा तो इसी में भी होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 3 है मवेशियों की चराई प्रभावित करती है, और प्राकृतिक वास का विखंडन ये भी प्रभावित करता है, लेकिन जो वन्य जीव गलियारों का संयोजन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखें तो इसी के साथ जो जीके के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनटीपीसी के CBT 1 के भी हैं, जिसमें से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं जीके किस प्रकार के पूछे गए थे। इसके अलावा ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व किए गए हैं, जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। आप वहाँ पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और देख सकते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी में 2018 में। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।